नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जिन लोगों को इसी बार मेंस देना है वो अपनी पूरी ताकत से लगे रहें। कोरोना आया है, चला जाएगा। ये एक कठिन समय है, ये भी गुजर जाएगा। आप अपने आसपास के लोगों को भी धैर्य बंधाते रहें और उनकी केयर करें, अपनी भी केयर करें। आज हम भाषा विज्ञान का हमारा अगला टॉपिक है अपभ्रंश। क्या है अपभ्रंश? आज हम अपभ्रंश पर बात करेंगे। हमने पाली पर बात की, हमने प्राकृत पर बात की। आज हम किस पर बात करेंगे? अपभ्रंश पर बात करेंगे। यूपीपीसीएस, आईएएस, बीपीएससी सभी में ये टॉपिक दिया गया है। सभी में अपभ्रंश पर प्रश्न आते हैं। अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं बताइए, अपभ्रंश की ध्वनिगत विशेषताएं बताइए, या फिर सीधा जैसे बीपीएससी में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सीधा भी आ जाता है कि अपभ्रंश की विशेषताएं बताइए। तो आपको सभी को मिला जुला के लिखना होता है। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। कौन सी है? थर्ड अवस्था। कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसका जो समय है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। देखिए, भाषा विज्ञान में क्या है कि समझाने से जितना समझा सकते हैं उतना समझ लीजिएगा। बाकी याद करने की चीजें फैक्ट है एक तरह से, लेकिन नंबर बहुत अच्छे दिलाता है। तो आपको जब भी एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको यही प्रश्न करने हैं, क्योंकि ये आपको मैथ की तरह नंबर दिलाएगा। अपभ्रंश के बारे में हमको क्या क्या जानना है? इसका परिचय जान लेना है। परिचय के बाद इसकी विकास प्रक्रिया जान लेनी है। और क्या जानना है? इसकी अवस्था, और इसका स्रोत क्या है, ये इसकी जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है। उसके बाद हमें जानना है ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचना, और क्या जानना है? शब्दकोशी संरचना। ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचना और शब्दकोशीय विशेषताएं, और अपभ्रंश के भेद क्या क्या है। ये इतनी चीजें हमें अपभ्रंश के बारे में जाननी है। इतनी चीजें अगर आप लोग जान गए तो आप अपभ्रंश पे यूपीपीसीएस में शॉर्ट क्वेश्चन आए तो शॉर्ट भी लिख सकते हैं, और बिहार जैसे एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कर पाएंगे। परिचय में आप बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है। अपभ्रंश का अर्थ है भ्रष्ट भाषा। अपभ्रंश का क्या अर्थ है? भ्रष्ट भाषा। इसी तरह आप सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। अपभ्रंश का क्या अर्थ है? भ्रष्ट भाषा। कुछ विद्वानों के नाम लिख रही हूं। ब्याडी, हेमचंद्र, पतंजलि, हेमचंद्र,
ब्याडी, पतंजलि, हेमचंद्र और एक विद्वान का नाम है दंडी। ये कुछ विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि ये संस्कृत के मानक शब्दों का विकृत रूप है। आप भूमिका देंगे तो आप यही लिख देंगे कि अपभ्रंश का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा। ब्याडी, पतंजलि, हेमचंद्र और दंडी जैसे विद्वानों ने संस्कृत के मानक शब्दों का विकृत रूप बताया है अपभ्रंश को, जिसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। ये मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। विकास प्रक्रिया क्या है? विकास प्रक्रिया के लिए भी ये विवाद के घेरों में है। विकास प्रक्रिया के बारे में विवाद है विद्वानों में। क्या है? विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि ये संस्कृत की परंपरा से आए हैं, संस्कृत की परंपरा से। इसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसका विकास कहाँ से हुआ? संस्कृत की परंपरा से। कुछ लोग कहते हैं विदेशी तत्वों का प्रभाव है, विदेशी तत्वों का प्रभाव। क्या मानते हैं? कि विदेशी तत्वों का प्रभाव है। क्यों विदेशी तत्वों का, किस तरह ये सिद्ध करते हैं कि विदेशी तत्वों का प्रभाव है? तो कुछ जातियां बाहर से आई, जैसे गुर्जर थे, आभीर थे, जाट थे, ये सब संस्कृत में दीक्षित नहीं थे। संस्कृत में दीक्षित नहीं थे। संस्कृत में दीक्षित नहीं थे तो ये कौन सी भाषा बोलते थे? ये बोलते थे अपभ्रंश भाषा। बाद में ये सब जो जातियां थी, इनके हाथ में सत्ता आ गई। सत्ता आई तो यही क्या कहलाए? ये वर्ग राजपूत वर्ग कहलाने लगा। और चूंकि ये राजपूत वर्ग की ये भाषा थी अपभ्रंश, तो जब राजा की जो भाषा हो जाएगी, मोस्टली साहित्य भी और जो राजभाषा होगी वो उसी को दर्जा मिलेगा। इस हिसाब से यही अपभ्रंश राजभाषा बन गई। और राजभाषा के साथ साथ ये क्या बन गई? ये साहित्य की भाषा हो गई, साहित्य की भाषा भी हो गई। तो कैसे विकास माना जाता है? विकास प्रक्रिया में एक विवाद है। कुछ लोग कहते हैं संस्कृत की परंपरा से आई है, जैसे यहाँ कहा है संस्कृत शब्दों का विकृत रूप है। कुछ लोगों ने कहा कि विदेशी तत्वों का प्रभाव है, क्योंकि गुर्जर, आभीर और जाट जैसी जातियां आई थी जो संस्कृत में दीक्षित नहीं थी, तो उनकी भाषा यही थी। और जब उन्हें सत्ता मिली वो राजपूत कहलाने लगे। और चूंकि जो शासक वर्ग की भाषा होगी वही राजभाषा बन जाएगी, और जो राजभाषा होगी साहित्य की भाषा भी वही हो जाएगी। तो ये था विवाद। अब हम बात करेंगे अवस्था और स्रोत पर। इसे मिटा देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अवस्था पर बात करते हैं। अवस्था में इसे कहते हैं कि ये भाषिक विकास की अवस्था है। सुनीति कुमार चटर्जी का नाम दे देना आप। एक और धीरेन्द्र वर्मा भी नाम है, एक नाम लिख रही हूं। सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा कि ये भाषा की स्वयं की अवस्था नहीं है, बल्कि ये भाषिक विकास की अवस्था है। यानी कि संस्कृत से हिंदी बनने का जो विकास है, उसकी ये प्रक्रिया है अपभ्रंश। भाषिक विकास की प्रक्रिया की अवस्था है। क्या है? भाषिक विकास की प्रक्रिया की अवस्था है। कौन सी? अपभ्रंश। यानी कि डायरेक्ट नहीं है। इनका ही कहना है कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश होती है। इस पर हम
इस पर हम बात करेंगे जब अपभ्रंश के भेद बताएंगे। ये अवस्था हो गई। हम स्रोत पर बात कर लेते हैं। स्रोत का मतलब है ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये हमें शिलालेखों में मिलती है। अपभ्रंश शिलालेखों से इसके साक्ष्य मिलते हैं। बौद्ध और जैन साहित्य से, जैन साहित्य से, सिद्ध साहित्य से, जो सहरपा वगैरह थे उनके साहित्य से भी इसका स्रोत मिलता है। रासो साहित्य में भी इसके स्रोत मतलब इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? रासो साहित्य में। रासो भी अपभ्रंश में लिखा गया है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं महापुराण, जसहर चरिऊ, ये कुछ बुक के नाम हैं। कालिदास के भी जो नाटक हैं, कालिदास के जो नाटक हैं उनके जो निम्न पात्र हैं वो भी अपभ्रंश। वैसे तो उनके नाटक किसमें है? संस्कृत में। उनके यहाँ अभिजात वर्ग क्या बोलता है? संस्कृत बोलता है कालिदास के यहाँ। लेकिन जो निम्न पात्र हैं वो क्या बोलते हैं? अपभ्रंश बोलते हैं। तो स्रोत क्या क्या है? शिलालेखों से मिले हैं, बौद्ध और जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, रासो साहित्य है, ये कुछ बुक्स हैं, महापुराण, जसहर चरिऊ आदि। और भी बुक हैं जैसे भविष्यत कथा है, जिनदत्त कथा है, इस तरह के नाम है। कालिदास के नाटक में भी जो निम्न पात्र होते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? अपभ्रंश बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम बात करेंगे ध्वनि संरचना पर। अब हम ये सब मिटा रहे हैं, ध्वनि संरचना पर बात करें। ध्वनि संरचना ध्वनि संरचना पर हम बात करेंगे। हमने पाली की ध्वनि संरचना देखी, हमने प्राकृत की ध्वनि संरचना देखी। अब हम किसकी ध्वनि संरचना देखेंगे? अपभ्रंश की। तो सबसे पहले स्वर देख लेते हैं। स्वर में ह्रस्व और दीर्घ। इसमें भी स्वर बिल्कुल पाली जैसे ही हैं। आ, ई, उ, ए, औ। और दीर्घ में है आ, ई, उ, ए, ओ। यानी कि यहाँ भी आपको अ व औ नहीं मिलेंगे। आय और औ का प्रयोग यहाँ भी नहीं मिलेगा। ऋषि जैसे री जैसे पाली में नहीं था, यहाँ भी री लुप्त है। इसकी जगह पर वही अक्षर आ जाते हैं जैसे आ, ई, उ, ए। उदाहरण के लिए हमने पहले भी बताया था, ऋतु को क्या लिखा? उतु लिखा। जैसे गृह लिखते हैं, इसको क्या लिख दिया? गेह लिख दिया। यानी कि ये वाली मात्रा आ गई। तो इसमें भी री लुप्त है। ये क्या है? उकार बहुला है। उकार बहुला का मतलब होता है कि लास्ट में ऊ पे खत्म होगा। जैसे उकार बहुला शब्द का जो लास्ट अक्षर है वो ऊ पे खत्म होगा। जैसे अगर मन जैसे अगर मन लिखना है तो क्या लिखेंगे? मनु। चल लिखना है तो क्या लिखेंगे? चलो। ये ऊ पे खत्म होगा, इसलिए इसको उकार बहुला भी कहते हैं। मिटाती जाऊंगी क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
अनुनासिकता। अनुनासिकता का मतलब होता है ये जो जैसे ये बिंदी रखते हैं ना इसका, तो जैसे कहीं कहीं इसमें अनुनासिकता दिखाई देती है, जैसे चलही को चलही लिख दिया, अक्सर इसमें अनुनासिकता आ जाती है। कहीं कहीं तो अकारण आ गई है, कोई कारण नहीं है, अकारण, जैसे सिंह था, नहीं अकारण आ गई, जैसे अश्रु था, इसमें बिंदी की कोई जरूरत नहीं थी, इसको अंशु बना दिया, बिंदी लगा दी, ये अनुस्वार लगा दिया। कहीं कहीं लोप भी है, अनुस्वार का लोप भी कर दिया गया, जैसे सिंह था, इसको सिंह कर दिया, जैसे विंसति था, उसको 20 कर दिया, जरूरत ही नहीं रह गई इसकी। तो ये अनुनासिक था। व्यंजनों को सरल करने के लिए अगला बिंदु है, व्यंजनों को सरल करने के लिए आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे, आपको ये याद हो जाएंगे। बहुत ज्यादा तो हम इसमें कुछ भी समझाने को अपनी भाषा में आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक तरह से फैक्ट है। अगर किसी चीज की तिथि, जैसे आज अगर जो तिथि है वो वही रहेगी, उसमें हम कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकते। उसी तरह ये एक तरह गणित की तरह है, इसमें हम कुछ भी बदल नहीं सकते। जैसे 2 और 2 4 होता है तो 4 ही होता है, उसको हम अपने शब्दों में कुछ भी नहीं लिख सकते। उसी तरह इसमें है, जो हम जितना सरल कर सकते थे हमने सरल करने की कोशिश की इसे। आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। व्यंजनों को सरल करने के लिए उसके मध्य में स्वर जोड़ दिया, जैसे मर्यादा लिखना था, उसको मर्यादा कर दिया, मर्यादा को क्या कर दिया, मर्यादा कर दिया। यहाँ पे जो ये आधा था रा, इसको पूरा कर दिया, यानी कि इसमें स्वर मिल गया, आ की जगह ई मिल गया, ये स्वर बढ़ा दिया गया। कहीं कहीं आपको स्वरों का लोप भी दिखेगा, कहीं कहीं स्वर जोड़ दिया गया, कहीं कहीं एक स्वर घटा दिया जाएगा, स्वर लोप। जैसे लज्जा है, इसका ये हटा के ये लाज बन गया। इसके बाद व्यंजन माला, व्यंजन माला में जो पाली की व्यंजन माला थी वही इसकी भी है, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, लेकिन इसमें ये अणा है, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना नहीं है, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, भा, मा, या, रा, ला, वा, हा, सा। कौन कौन अक्षर नहीं है, इंगा नहीं है, आया नहीं है, रा है, ना नहीं है, शा और सा नहीं है, ये अक्षर इसमें नहीं है। पाली में ये नहीं था, ये रा नहीं था और ना था, ये था ये नहीं था, लेकिन इसमें ना नहीं है, रा है। यहाँ जहाँ ना का प्रयोग होना होगा, ना की जगह पर रा का प्रयोग किया जाएगा। बिहार के लोग अक्सर ये गलती करते भी हैं अभी भी,
तो आप लोग मत कीजिएगा, कोशिश करिएगा सही लिखने का। ये व्यंजन माला हो गई। अंत व्यंजन का लोप हो गया, ये पाली में भी हो गया था। पाली में भी अंत व्यंजन का लोप, पाली में भी बताया था मैंने। जैसे जगत लिखना था, इसका क्या हो गया, जग हो गया। ये यहाँ जो व्यंजन था वहां अब ये गा प्लस आ स्वर आ गया। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का उसमें क्या हुआ था, द्वितीयकरण। यहाँ भी क्या होगा, द्वितीयकरण। संयुक्त व्यंजन का द्वितीयकरण हो गया। जैसे धर्म का धम हो गया, धर्म का धम हो गया। और जो कुछ संयुक्त व्यंजन, कुछ संयुक्त व्यंजन परिवर्तित हो गए, परिवर्तित हो गए। किसमें किसमें परिवर्तित हो गए, जैसे छा का हो गया खा, द्या का जा, जा हो गया। ये मिटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसके बाद क्या है कि जो ये परिवर्तन हो गए। फिर मध्य वाले जो अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण जो है और महाप्राण। अल्प प्राण किस में बदल रहे हैं, अल्प प्राण आपके बदल जाएंगे या में, और महाप्राण बदल जाएंगे हा में। जैसे वचन को वयण हो जाएगा। ये चा जो अल्प प्राण है ये या में बदल गया, ये ना तो इसलिए है क्योंकि ना है ही नहीं, और ये हा में बदल गया। जैसे रुधिर लिखना है तो क्या लिखेंगे, रुहिर। ठीक है, क्या लिखेंगे, रुहिर। जैसे मुख लिखा है तो क्या हो गया, मुख का मुंह हो गया। ये तो इसकी ध्वनि संरचना थी। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं व्याकरणिक संरचना पर। किस पर बात करते हैं, व्याकरणिक संरचना। व्याकरणिक संरचना, व्याकरण, किसी भी व्याकरणिक संरचना को जब भी हम लिखेंगे तो हमें कुछ पॉइंट पहले ही याद कर लेने हैं, इन पर ही हम बात करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, इन पॉइंट पर हम बात करेंगे। व्याकरणिक संरचना में किस किस पर बात करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन और काल पर। संज्ञा में इसका क्या है कि विभक्ति का प्रयोग, जो पाली में विभक्ति का प्रयोग कम हुआ था वो यहाँ भी खत्म हो गया। विभक्ति का प्रयोग नहीं, जैसे चल का हो गया चलई, उसी में जुड़ गया, अलग से कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं है। और जो सविभक्ति है इसका सरलीकरण भी हो गया, विभक्ति का सरलीकरण, जैसे जगत का जग हो गया। इसमें एक चीज और देख लेते हैं संज्ञा में,
कि जो विभक्ति संस्कृत में विभक्ति कितनी थी 8, अपभ्रंश में कितनी है, अपभ्रंश में ये विभक्ति 3 रह जाती है, मिलके इनको 3 कर दिया जाता है। जैसे कर्ता धन कर्म धन संबोधन, ये एक विभक्ति हो गई। दूसरी हो गई आपकी करण और अधिकरण, करण प्लस अधिकरण। कौन कौन बची हैं, संप्रदान, संप्रदान, अपादान। कौन कौन बची है, ये संबोधन है, करण अधिकरण संप्रदान अप्रदान संबंध, ये मिला के एक और एक, तो ये 8 थी। ये क्या कितनी बची हैं, 3 बची हैं। अब हम बात करते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम पर हम बात करते हैं। सर्वनाम में जटिलता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, सर्वनाम में जटिलता दिखाई देती है। बाकी हिंदी से मिलते जुलते भी सर्वनाम थे। सर्वनाम जैसे मार, तुहार, तुम्हें आदि। कुछ तो जटिल थे, कुछ हिंदी से मिलते जुलते थे। विशेषण में क्या था, विशेषण में जो मुख्यतः जो सांख्यिकीय विशेषण थे, सांख्यिकीय संख्यावाचक विशेषण हिंदी की तरह, हिंदी के समान। जैसे 10, 12, 13, 18 और 30। ये आज भी उसी तरह दिखाई देते हैं हिंदी में जैसे अपभ्रंश में थे। तो विशेषण के आधार पर ये हिंदी के समान कुछ विशेषण, मुख्यतः संख्यावाचक विशेषण कैसे थे, हिंदी के समान थे। क्रिया पर हम बात करें तो क्रिया में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता, विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। जैसे उठना को उठ कर दिया, बोल को बोल था, तो ये मिलता जुलता रूप था। लिंग 2 रह गए, संस्कृत में 3 थे। वचनली संस्कृत में 3 थे, यहाँ 2 रह गए। काल में जो भूतकाल है, भूतकाल आपका भूतकाल हिंदी की तरह, वर्तमान संस्कृत की तरह था, और भविष्य हिंदी प्लस संस्कृत। मतलब जो भूतकाल के सेंटेंस लिखे जा रहे थे वो हिंदी की तरह थे, जो वर्तमान के सेंटेंस लिखे जा रहे थे वो संस्कृत की तरह थे, और जो भविष्य काल के सेंटेंस लिखे जा रहे थे वो हिंदी और संस्कृत के मिले जुले रूप थे। तो ये थी आपकी व्याकरणिक संरचना। अब हम बात करते हैं शब्दकोशीय प्रवृत्तियों पर। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम आधा घंटा पढ़ाइए, कुछ लोग कहते हैं 1 घंटे पढ़ाइए, कुछ लोग कहते हैं छोटा वीडियो बनाइए, कुछ कहते हैं बड़ा वीडियो बनाइए। तो आज हम एक बात कह देते हैं, हम ना टाइम देखकर हम बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं।
हमने यहाँ पे कोई घड़ी नहीं लगा रखी। आपके वीडियो बनाते समय कोई घड़ी नहीं देखती हूँ मैं। मेरा टॉपिक 20 मिनट में खत्म हो गया तो 20 मिनट का वीडियो रहेगा, आधा घंटे में खत्म होगा तो आधा घंटे का वीडियो रहेगा, 35 मिनट में खत्म होगा तो 35 मिनट का वीडियो रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि एक टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगला है शब्दकोशीय विशेषताएं। शब्दकोशीय विशेषताएं यूपी में छोटा भी पूछ लेते हैं, क्योंकि यूपी और आईएएस में शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो शब्दकोश में 4 प्रकार के शब्दों पर हम बात करेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इन्हीं पर बात करेंगे। तत्सम और तद्भव, सबसे ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा तद्भव, ये सर्वाधिक है, ये दूसरे नंबर पे है, ये थर्ड पे और ये 4th नंबर पे। यानी कि सबसे ज्यादा क्या है, तद्भव है, उसके बाद ये 3rd नंबर है और ये 2nd है। सबसे ज्यादा तद्भव है, फिर देशज है, फिर तत्सम है और फिर विदेशज शब्द है। तद्भव तो इसलिए ज्यादा होंगे क्योंकि तत्सम संस्कृत शब्दों का विकृत रूप है। तद्भव क्यों अधिक होगा, क्योंकि संस्कृत के मानक शब्दों का विकृत रूप है, तो स्वाभाविक है कि तद्भव होंगे। तत्सम इसलिए होंगे कि कुछ शब्द संस्कृत से सीधे सीधे आ गए, कुछ शब्द सीधे आ गए संस्कृत से। और देशज तो चूंकि देसी जो देसी जगह थी, जो जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र था, वहां के भी कुछ कुछ शब्द आ गए। और विदेशज शब्द भी यहाँ हमको देखने को मिल जाते हैं, जैसे रूमाल है उदाहरण के लिए, तहसील है, ये शब्द ऐसे हैं जो आपको विदेशी शब्द मिल जाते हैं। और देशज में भी आपको आज की हिंदी की तरह घूंघट शब्द का प्रयोग हुआ है, रस्सी शब्द का प्रयोग हुआ है, ऐसे खिल खिल किल किल का प्रयोग होता है, आज भी इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। तत्सम शब्द का धीरे धीरे फिर से यहाँ से तत्सम की वृद्धि होने लगती है, पुनः तत्समीकरण होता है, पुनः तत्समीकरण होता है, क्योंकि जैसे सूत्र है, सुप्त है, सूक्त है, इन सब के लिए एक ही शब्द था सुत्त। और इससे कंफ्यूजन हो जाती थी कि सुत्त का मतलब हम सूत्र से लगाएं, सुप्त से लगाएं या सूक्त से लगाएं, तो इसके कारण शायद ऐसा रहा होगा कि फिर से तत्समीकरण हुआ होगा और ये शब्द एज इट इज प्रयोग हुए होंगे सुत्त के स्थान पर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और बची है, भेद, अपभ्रंश के भेद। क्या बचा है, भेद। अपभ्रंश के भेद पर भी विवाद है कि इसके क्या भेद होना चाहिए, इस पर विवाद है। एक नाम आता है नामी साधु, भाषाविद हैं, इन्होंने 3 भेद बताए हैं इसके। उपनागर अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश, उपनागर, इसके बाद आभीर और ग्राम अपभ्रंश। ये किसने दिया,
नामी साधु ने। एक और विद्वान हुए मार्कंडेय। विद्वान कौन थे? मार्कंडेय। इन्होंने कहा नागर, उपनागर और ब्राचर। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि प्रमाण का अभाव है, प्रमाण का अभाव है, अतः इसका कोई भी उचित भेद बताना संभव नहीं है। इसे मिटा देती हूँ। एक नाम आता है डॉक्टर तगारे का। किसका नाम आता है? डॉक्टर तगारे का। ये भी भाषाविद है और इन्होंने इनके भी तीन भेद हैं, पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश और दक्षिणी अपभ्रंश। पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश और दक्षिणी अपभ्रंश, ये इनके तीन भेद हैं। अगला है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। जैसे मैंने भाषिक विकास में एक नाम लिया था सुनीति कुमार चटर्जी का, उन्होंने जो बात कही थी कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश होगी, वही बात इन्होंने भी माना है कि अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश क्या है? भाषिक विकास की अवस्था। कैसे? जैसे सौरसेनी प्राकृत की सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। उसके बाद मागधी, मागधी प्राकृत की मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी। ये सब तो याद ही करने वाले हैं, बस चूंकि इस तरह बताएंगे तो आपको थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। अर्धमागधी अपभ्रंश 3 हो गए। चौथा है महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, पैसाची। कौन सी है? पैसाची प्राकृत, पैसाची, पैसाची अपभ्रंश। इनमें और भी लिख सकते हैं, इनको और विस्तार दे सकते हैं, लेकिन उतने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि 500 के आसपास आपको बीपीएससी में सब 500 शब्दों में लिखना होता है। और अगर सभी विशेषता बताएंगे तो आपको ऐसे ही पॉइंट में बुलेट फॉर्म में लिखना होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा 3-4 पेज का आंसर। मेन है कि 4-5 पेज का बीपीएससी में लिखना है, बाकी जगह शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर सिर्फ व्याकरणिक पूछता है या ध्वनिगत विशेषताएं पूछता है, तब भी आपको एक एक पैराग्राफ में इन सबको बताना है और ध्वनि को पूरा देना है। अगर व्याकरणिक पूछता है तो बाकी चीजों को छोटा करके व्याकरण पे ज्यादा बात करनी है। तब सिर्फ एक पे पूछेगा तो आप प्रॉपर सेंटेंस बनाकर थोड़ा विस्तार में लिख दीजिए, और अगर संपूर्ण क्वेश्चन पूछता है तो बुलेट फॉर्म में पॉइंट डाल डाल के बिंदुवार लिख दीजिए। इसमें आपको कहीं कुछ पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, पॉइंट में भी लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए इसका प्रश्न आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर भाषा विज्ञान पे प्रश्न आता है तो भाषा विज्ञान का ही प्रश्न कीजिएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आप सुझाव देना चाहें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।